नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गार्डर लगाने के बाद से व्यापार प्रभावित, व्यापारियों ने की गार्डर हटवाने की मांग। एलपीजी सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग के बारे में किया जा रहा जागरूक। हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी अभियान। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में 10,000 रुपए का इनामी अपराधी काबू, 2 साल से था फरार। मील का पत्थर साबित होगी वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना। अब खबरें विस्तार से। टाउन शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए भटनेरदुर्ग के पास लोहे के गार्डर लगाने के बाद से गुड़ खांड का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में गुड़ मंडी के व्यापारी इन गार्डरों को हटवाने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। इस मांग के संबंध में गुड़ मंडी के व्यापारियों ने 3 दिन पहले गुड़खांड व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। गुड़खांड व्यापार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सज्जन बंसल ने बताया कि गुड़ मंडी 100 साल से बसी हुई है। गुड़ मंडी से ही धान मंडी निकली हुई है। करीब 10 दिन पहले प्रशासन ने भटनेरदुर्ग के पास लोहे के गार्डर लगवा दिए। इस कारण गुड़ मंडी में आने वाले 8 से 12 टन वजन वाले ट्रकों की आवाजाही बंद हो गई। इस संबंध में 3 दिन पहले व्यापारी जिला कलेक्टर से मिले थे। जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया था। उन्होंने बताया कि इस गुड़ मंडी के जरिए हनुमानगढ़ ही नहीं श्रीगंगानगर जिले का भी गुड़ खांड का व्यापार होता है। बाजार छोटा होने के कारण स्वयं व्यापारी सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध रखने के समर्थन में है। उनकी मांग है कि रात्रि 8 बजे से सुबह 9 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही की छूट प्रदान की जाए। अन्य बड़े शहरों में भी यही व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में ट्रकों के गुड़ मंडी में न आने से व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रशासन ने 10 दिन पहले किले के पास बंद गार्डर लगवा दिए, जिससे 9 टन से 8 टन से या 12 टन वाले जो भी ट्रोले आते हैं वो आने से हमारी गुड़ मंडी में मना की। हमारी गुड़ मंडी 100 साल की बसी हुई है और इस गुड़ मंडी से ही धान मंडी निकली हुई है। किले के पास जो हमारी गुड़ मंडी है 1976-77 के अंदर यहाँ अनाज डलता था। 76-77 के बाद में नई धान मंडी चली गई तो कुछ लोग वहां चले गए, कुछ यहाँ गुड़ खान व्यापार करने लग गए। हम लोगों के इस गार्डर का लगाने से हम प्रशासन से यही मांगते हैं कि हमें शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक नो एंट्री खत्म हो जाती है, उसमें एंट्री दी जाए। लेकिन हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया था। उन लोगों ने हमारी बात भी सुनी और कह रहे थे कि मैं सभी लोगों को बुला के बातचीत करूंगा। हमारे यहाँ गुड़ खांड का पूरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से भी व्यापार होता है। प्रत्येक दुकानदार, क्योंकि बाजार छोटा बाजार है, तो हम लोगों ने खुद ने सुबह 9 बजे से 8 बजे तक नो एंट्री के लिए कह रखा है। गुड़ मंडी के अंदर जो नो एंट्री लगा रखी है वो 24 घंटे की लगा रखी है। नियमानुसार नो एंट्री मतलब रात्रि 8 से सुबह 9 बजे तक की छूट होती है, वो छूट हमें मिलनी चाहिए। और हमारे यहाँ ज्यादा अव्यवस्था भी नहीं होती है, सभी सिस्टम से गाड़ियां लगाते हैं। और ये गुड़ मंडी हमारे 60 साल से यहाँ चल रही है, इसलिए इसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए और हम प्रशासन के साथ सहयोग करके कोई भी अव्यवस्था नहीं करेंगे। 24 घंटे की नो एंट्री लगा रखी है सिर्फ मुकेश भार्गव की जाति से, और इसने हमारे हर गाड़ी में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं मजदूरी के, और हम बड़े परेशान हैं। हमारा पड़ता व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है और इससे हमारे सारे ज़्यादा व्यापारियों को परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो इसका हमारे को 8 से 9 की नो एंट्री खोलने की इजाज़त। ये 24 घंटे की नो एंट्री तो कहीं भी नहीं है, ऑल इंडिया में कहीं भी 24 घंटे की नो एंट्री नहीं होती। ये हमारे को रात की नो एंट्री खोलने की इजाज़त देनी चाहिए इनको। है निजी हथकड़ी के लिए कर रखा है और बराबर गुड़ मंडी काट के उनमें गुड़ मंडी के हमारे को जो जबरदस्ती कहते हैं गुड़ मंडी में आप दुकानें लो। हमने दुकानें इसलिए 3 करोड़ 2 करोड़ हम इतनी लगाते नहीं। सुनवाई नहीं होगी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे जी, क्या दिक्कत है? भूख हड़ताल पे बैठना ही पड़ेगा। रोजी रोटी कितने दिन पल्ले से कितने दिन खाएंगे हम? उधर दूसरे पक्ष के दिनेश स्वामी ने कहा कि बड़े वाहनों का प्रवेश गुड़ मंडी में न होने से मोहल्ले के लोगों को राहत मिली है। पूर्व में यह बड़े वाहन रास्ते के बीच खड़े हो जाते थे, इस कारण रास्ता बंद हो जाता था। मोहल्ले के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता था। विशेषकर आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस आदि नहीं पहुंच पाती थी। रात्रि को बड़े वाहन आने से मजदूर शराब के नशे में एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते,
शोर शराबा होने से रात्रि को मोहल्लेवासी विशेष बुजुर्गों को परेशानी उठानी पड़ती। पूर्व में कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन अब गार्डर लगने के बाद छोटे वाहनों के जरिए गुड़ मंडी में व्यापार हो रहा है। इससे मोहल्लेवासियों को राहत मिली है। उन्होंने मांग की कि गुड़ मंडी शहर से बाहर स्थापित होनी चाहिए। सर विवाद तो वैसे कुछ नहीं है। इसमें क्या है, 54 व्यापारियों की दुकानें हैं, तो इसमें क्या है, कम से कम 2 महीने से बड़ी गाड़ियां आती हैं, बड़े ट्रक 16 चक्कों वाले, वो सर सरकार ने बंद कर दिए, वो गेट लगा दिया वहां पर। तो इससे मोहल्ले वालों को राहत है। वो ट्रोले आकर खड़े हो जाते थे तो बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता था और कोई जनहानि हो जाती है, कहीं बीमार हो गया और हो गया, कोई एम्बुलेंस वगैरह, और कई बार कई पेशेंट तो एम्बुलेंस में लेकर 20-20 मिनट तक हमने जार किया है हमने, और 108 भी नहीं आती यहाँ पर। तो ये बड़े ट्रोलों के लिए जो भी सरकार ने काम किया है बंद करने के लिए, अच्छा किया है। पर हम दोनों देखते हैं कि व्यापारी लोगों का माल आ रहा है, वैसे छोटी गाड़ियों पर आ रहा है, बड़े ट्रोले साइड में रोक देते हैं और उनमें छोटी पिकअप वगैरह से माल आ रहा है, उनका काम चल रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य बच्चों और आम जनता को एलपीजी सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करना है। इन शिविरों के माध्यम से गैस के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया जा रहा है। टाउन स्थित शहीद चमकौर सिंह इंडियन एजेंसी के मैनेजर सतवीर सिंह ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत सभी गैस एजेंसी की ओर से कार्मिकों को घर घर भेजकर बेसिक सेफ्टी चेक का कार्य करवाया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी अभियान के तहत घर घर चेकिंग की गई। अब स्कूलों में कैंपों के माध्यम से एलपीजी के रखरखाव, सुरक्षा संबंधी बचाव और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में बताते हुए एलपीजी रिसाव हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी जा रही है। बच्चों और आम जनता को एलपीजी सिलेंडर के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को सुरक्षा पंपलेट, गैस लीकेज होने पर इमरजेंसी नंबर 1906 के स्टिकर भी बांटे जा रहे हैं। सुरक्षा कैंप में एलपीजी से संबंधित सुरक्षा और बचाव के वीडियोस भी छात्र छात्राओं को दिखाए जा रहे हैं। एमओपीएनजी की तरफ से हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी की तहत चल रही है, जिसमें पहले घर घर जाकर फ्री सेफ्टी चेक, बेसिक सेफ्टी चेक बोलते हैं उसको, वो सभी गैस एजेंसीज द्वारा आपने करवाया जा रहा था। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और आईओसीएल, एचपीसीएल तीनों की तरफ से। तो अभी वो चल रहा है। उसी के साथ साथ अभी हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी के पहल के तहत कि देखिए अपने सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर की जिम्मेदारी देने की है उतनी ही लेने वाली की। देयर इज ए राइट, देयर इज ए ड्यूटी। अगर अपना कहीं सी चीज पे अपने कहते हैं कि यह हमारा अधिकार है, तो वहाँ अपना उसके प्रति कर्तव्य भी बनता है। तो जैसे हमारा काम है कि आपको सुरक्षित एक साफ सुथरा सिलेंडर, लीक प्रूफ सिलेंडर देना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जब आप सिलेंडर लें तो वो सिलेंडर को जांच करके लें, उसका वजन सही हो, उसका लीकेज ना हो, ताकि आप रसोई में लगाएं और उसको सुरक्षित रहें। तो इसी पहल के तहत हमारी रसोई हमारी जिम्मेदारी के तहत एमओपीएनजी ने शुरू किया था। घर घर जाके चेकिंग हो रही थी। अब स्कूलों के माध्यम से, कैंप्स के माध्यम से बताया जा रहा है कि किचन जो बेसिक एक गैस एजेंसी है या कंपनी है, वो आपको सिलेंडर पहुंचा देती है अपनी तरफ से चेक करके, बाद में आपके पास सिलेंडर रहता है। तो आपको भी मूलभूत जानकारी होनी चाहिए सुरक्षा की, जब लेते वक्त क्या ध्यान रखना है और लेने के बाद क्या ध्यान रखना है, लीकेज हो जाए तो क्या करना है, उन चीज़ों के बारे में वैसे तो हमारे द्वारा सेफ्टी पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं। अब जो नई हम बुक्स दे रहे हैं उनके अंदर बाकायदा प्रॉपर मेंशन्ड है कि इन केस ऑफ एनी लीकेज क्या करना है। 1906 पे अगर बाई चांस मैकेनिक या गैस एजेंसी में फ़ोन नहीं उठता तो 1906 पे आप कॉल कर दें, तो इससे क्या है कि आपको विदिन 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर आपके पास बंदा पहुंच जाएगा। सीओ सिटी के नेतृत्व में गठित टीम ने किशोरी के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के प्रकरण में करीब 2 साल से फरार चल रहे वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वांछित आरोपी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा चुकी है। सीओ सिटी मीनाक्षी ने बताया कि 1 अक्टूबर 2022 को परिवादी ने टाउन पुलिस थाना में उपस्थित होकर बताया कि 30 सितंबर 2022 को उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी, जो वापस लौटकर नहीं आई। तलाश के बावजूद बालिका का कोई पता नहीं चल सका। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान हेड कांस्टेबल अमर सिंह की ओर से शुरू किया गया। बालिका की तलाश प्रारंभ की गई। अनुसंधान अधिकारी ने मानवीय एवं तकनीकी आसूचना संकलन कर
बालिका को दस्तयाब कर अनुसंधान किया तो बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना होनी पाई गई। इस पर अग्रिम अनुसंधान तत्कालीन वृत्ताधिकारी वृत्त हनुमानगढ़ की ओर से किया गया। प्रकरण में राजेश इंद्रपाल प्रेम कुमार को पूर्व में गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश करवाया। सीओ मीनाक्षी के अनुसार प्रकरण में अन्य वांछित आरोपी रमेश कुमार पुत्र बनवारी लाल नायक मटोरिया वाली ढाणी प्रकरण दर्ज होने के बाद अपनी गिरफ्तारी के भय से रूपोश हो गया। पुलिस अधीक्षक अरशद अली की ओर से घटना की गंभीरता को देखते हुए शेष रहे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर के निकटतम सुपरविजन में गठित टीम ने मानवीय असूचना संकलन कर फरार और वांछित आरोपी रमेश कुमार को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसे अनुसंधान के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोपी रमेश कुमार की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड 54 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत किया है। इस मौके पर शनिवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विधायक गणेश राज बंसल, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय और निवर्तमान वार्ड पार्षद सुनील अमनाली का सम्मान किया गया। समारोह में विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का वरिष्ठ उपाध्याय स्तर का क्रमोन्नत होना क्षेत्र के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस निर्णय से जिले के विद्यार्थियों को संस्कृत विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। उन्होंने इस सफलता का श्रेय सभी संबंधित पक्षों को दिया और कहा कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहेंगे। विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रकाश चंद्र शास्त्री और सेवानिवृत्त अध्यापक सूर्य प्रकाश जोशी ने बताया कि इस निर्णय से क्षेत्र के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में उत्साह है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए विद्यालय में विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने इसे जिले के शैक्षिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि संस्कृत भाषा की समृद्धि और महत्व को बनाए रखने के लिए हनुमानगढ़ में वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर संस्कृत विद्यालय की स्थापना एक मील का पत्थर साबित होगी। आज हनुमानगढ़ के संस्कृत विद्यालय को जो 12वीं क्लास तक का राज्य सरकार के द्वारा हुआ है, राजस्थान में एकमात्र 5 संस्कृत विद्यालय हैं, जिनमें से एक हनुमानगढ़ है। वो 12वीं क्लास तक का राज्य सरकार के द्वारा हुआ है। ये सभी हमारे ही प्रयत्न का फल है कि उनके द्वारा पोस्ट कार्ड अभियान जारी किया गया और राज्य सरकार से मांग की गई। मेरे द्वारा भी ये संस्कृत विद्यालय को 12वीं तक करने का मामला विधानसभा में उठाया गया और राज्य सरकार को लिखकर निवेदन किया गया। राज्य सरकार ने हमारे क्षेत्र की मांग को स्वीकार करते हुए इस संस्कृत विद्यालय को 12वीं क्लास तक किया है। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का व हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हनुमानगढ़ के क्षेत्र के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष रूप से संस्कृत से जुड़े हुए सभी विद्वान को भी पूरी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके प्रयासों से ये स्कूल 12वीं क्लास तक का हुआ है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर केवल एकमात्र संस्कृत विद्यालय है जो कि कल राज्य सरकार द्वारा उसे वरिष्ठ उपाध्याय बनाया गया है। उसके लिए मैं हनुमानगढ़ के हमारे दबंग आदरणीय विधायक श्री गणेश राज बंसल साहब ने विधानसभा में उठाकर बात उठाई और हमारे तरुण विजय जी पार्षद जी ने जो कि 1 महीना तक इस अभियान को पोस्ट कार्ड के द्वारा और चलाया और सभी सामाजिक संगठनों ने इसके लिए तत्पर प्रयास किए, उनके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से शनिवार को टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में 2 वाटर कूलर, 2 आरओ और 5 बेंच भेंट की गई। सीएसआर गतिविधियों के तहत बैंक की ओर से यह सामग्री चिकित्सालय को भेंट की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शंकर सोनी ने शनिवार को वाटर कूलर का लोकार्पण किया। इस मौके पर बैंक के अधिकारी और चिकित्सालय स्टाफ मौजूद रहा। पीएमओ डॉक्टर शंकर सोनी ने सहयोग के लिए बैंक का आभार प्रकट करते हुए कहा कि चिकित्सीय प्रांगण में वाटर कूलर, आरओ व बेंच की जरूरत महसूस की जा रही थी। इससे मरीजों व उनके परिजनों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में 100 बेड की सीसीवी यूनिट का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट भी बन रही है। बैंक के सीएसआर प्रबंधक श्रीकांत शर्मा ने कहा कि उज्जीवन बैंक 2005 से फाइनेंशियल सुविधाएं प्रदान कर रहा है। आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हॉस्पिटल में 2 वाटर कूलर
2 आरओ तथा 5 3 सीटर बेंचें भेंट की है, जो CSR एक्टिविटी में उन्होंने हॉस्पिटल को दिया है। तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हॉस्पिटल में जनता की भलाई के लिए भेंट किया है। इससे कितना बेनिफिट है? काफी बेनिफिट था, जरूरत थी हमें वाटर कूलर की। एक ट्रॉमा सेंटर में लगाया है, एक MCS भवन में लगाया है, तो बहुत मरीजों के लिए अच्छा रहेगा। आरओ के साथ लगाया है इन्होंने। उज्जीवन बैंक विगत काफ़ी वर्षों से फाइनेंशियल सुविधाएं दे रहा है। 2005 से ये उज्जीवन बैंक स्टार्ट हुआ था और पिछले 10 सालों से हमारी शाखा यहाँ पर उपस्थित है हनुमानगढ़ में। पहले एज ए फाइनेंशियल कंपनी ये बैंक शुरू हुआ था। 2017 में इसको उज्जीवन को बैंकिंग का लाइसेंस मिला और अब बहुत जल्दी हम लोग शेड्यूल्ड बैंक में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो 2005 के बाद से ही हमारे जो MD थे मिस्टर घोष, उनका ये रहा है कि समाज की भलाई के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो फाइनेंस की सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों को ऐसी भी सुविधाएं दी जाए जिससे उनका लाभ मिल सके, आमजन को लाभ मिल सके। तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए CSR में आज हमने जो यहाँ पर बेंचेस प्रोवाइड करवाई है, इसके अलावा वाटर कूलर विथ RO प्यूरीफायर हम लोगों ने दिए हैं। इस तरह के कार्यक्रम हम हर ब्रांच में प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं। इसमें हमने बहुत सारे सेक्टर्स को चुन रखा है, जिसमें लाइवलीहुड सेक्टर्स है, ग्रीनरी प्रोजेक्ट्स हैं, हॉस्पिटल है, मेडिसिन से रिलेटेड इशू है, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, आमजन की सुविधा के, सामुदायिक उत्थान के जो कार्यक्रम है। तो सामुदायिक लाभ के जो आमजन को लाभान्वित करें, इस तरह के कार्यक्रमों को हमने इसमें मोस्टली रखा हुआ है और प्रतिवर्ष हर शाखा में हम इस तरह के कार्यक्रमों को करते हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। टाउन के आर्य समाज भवन में हवन व प्रसाद वितरण कार्यक्रम की अनुमति देने की मांग के संबंध में शनिवार को आर्य समाज की नवगठित कार्यकारिणी के प्रतिनिधियों ने टाउन पुलिस थाना में अधिकारियों से मुलाकात की। इससे पहले आर्य समाज की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें रविवार सुबह 10 बजे शांतिपूर्ण हवन कर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम तय किया गया। आर्य समाज के प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि आर्य समाज की नवगठित कार्यकारिणी का रविवार को आर्य समाज के भवन में कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये आर्य समाज है, काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहा हूँ और आर्य समाज ही रहना चाहिए। अब अगर गलत लोग गलत कर रहे हैं तो ये बुरी बात है। एक संस्था की जगह है, शहर की जगह है, ये किसी ने दान में दी है, किसी की प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो ये आर्य समाज की ही रहनी चाहिए। आर्य समाज की नवगठित कार्यकारिणी का कल रविवार को आर्य समाज के भवन में जो है प्रोग्राम करने का जो पिछले 2 रविवार से सिलसिला चल रहा है, प्रशासन के सामने हमने सारी बातें रखी है और कल रविवार का दिन है और यदि प्रशासन इजाजत देगा तो हम सुबह 10 बजे हवन भी करेंगे और उसके बाद प्रसाद का वितरण भी होगा। इसी को लेकर के आर्य समाज के जो पुराने साथी हैं, कार्यकर्ता हैं और जो मौके के पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठ करके चर्चा हो रही है और आपसे रूबरू होने के बाद हम जो है वो टाउन थाने में CI साहब के पास जा रहे हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि आप हमें जो है इसके लिए परमिशन दें, ताकि हम जो है वो शांतिपूर्वक अपना हवन का कार्यक्रम कर सकें और आम पब्लिक को एक मैसेज दे सकें कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज की जो संपत्ति है वो लोगों की संपत्ति है, शहर की संपत्ति है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। और जो लोग इस पर
काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये शहर की संपत्ति है और इसको जो है वो अपनी निजी संपत्ति बनाने का प्रयास नहीं करें। सदर पुलिस थाना में तैनात एएसआई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के संबंध में एक महिला ने शनिवार को पुलिस उप अधीक्षक से मुलाकात की। नीना शर्मा पत्नी दिनेश कुमार निवासी वार्ड 54 ने आरोप लगाया कि राधिका निवासी न्यू राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जंक्शन ने प्रीत के घर पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। नीना शर्मा ने एएसआई जसकरण सिंह के विरुद्ध उसे व उसके परिवार को तंग परेशान करने व आरोपियों को फायदा पहुंचाने के संबंध में विभागीय कार्रवाई करने, उसके पुत्र की मृत्यु के संबंध में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश देने की मांग की। नमस्ते सर, मेरे भाई की 21 अक्टूबर को मर्ग हो गई थी, ठीक है, डेथ हुई थी। हम हाउसिंग बोर्ड न्यू से वहाँ से उठा के लेके आए, तो दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम भी हुआ, ठीक है। जसकरण ने हमको 5-6 दिन तो यही बोला कि ना मर्डर हुआ है। 5-6 दिन हमारे साथ सही रहा, उसके बाद उसने मेरे को गालियाँ निकालनी चालू कर दी। मैं और एक मेरा भाई बना हुआ था, एक मेरी भतीजी थी, हम पहली बार गए, उसने इतना गंदा बोला, कहता मैं चिट्टे का केस कर दूं, मैं फलाना कर दूंगा, ऐसे बोल रहा था। उस टाइम मैंने छोड़ दिया। 25 दिन हो गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं एसपी के पेश हो गई और मैं कामरेड वालों से मिली, जाके उनसे मिली, मैंने उनसे फोन करवाया और मीडिया में निकलवाया। उसके बाद जसकरण ने 9:30 बजे, मैं अपनी मम्मी के घर से सब्जी लेने जा रही थी, तो मेरे को बुला के मैंने फिर भी उसको ये बोला, सत श्री अकाल अंकल जी। मेरे को कहता मैं तेरे पे ऐसा केस डालूंगा जो तेरे हाई कोर्ट तक तेरी जमानत नहीं होगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ऊपर से तेरी औकात क्या है, तेरी एसपी के जाके क्या पट लिया और क्या तूने मीडिया में जाके पट दिया। मेरे को ऐसे बोला था, मेरे को इंसाफ चाहिए। ना मेरे भाई को इंसाफ मिल रहा है, ना मेरे को मिल रहा है। मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ। भी है, कल को मेरे बच्चों पे जैसे ये केस का कह रहा है या कुछ भी है, कल को हमको कुछ होता है या मेरे बच्चों को या किसी को कुछ होता है तो जसकरण जिम्मेवार है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।